मई महीने की ढेर गर्म दोपहरी में इंसानों के साथ साथ इमारतें भी भट्टी बन गई थी। मौसम की तल्खी यथावत जारी थी। 2-4 लोगों से पता पूछने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया ही था। उसी में विवेक के माथे का पसीना किसी बंद नल से रिसते पानी की बूंदों की तरह टप टप बहने लगा। सामने अपने गंतव्य स्थान को देखकर विवेक ने अपने चेहरे से पसीना साफ किया। गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और पुरानी इमारत में बने बड़े से हॉल में जाकर खड़ा हो गया। हॉल में उस समय तकरीबन 50 लोग होंगे। सामने लगा बैनर सब लोगों के वहां एकत्रित होने की वजह बता रहा था, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, दूसरी पारी, विधवा विधुर तलाकशुदा युवक युवती परिचय सम्मेलन। वही जगह जहां दो दिल टूटे घर टूटे लोगों का मिलन करवाने का शुभ कार्य किया जाता है। हॉल में आदमियों ने ज़्यादा खाली कुर्सियां थी। सामने एक बड़ा सा स्टेज लगा था जहां इच्छुक युवक युवतियां, वैसे उन सबको आदमी औरतें कहना कदापि अनुचित नहीं होगा, अपना परिचय दे रहे थे। वह तो विवेक के पापा ने मिस्टर शर्मा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, वरना विवेक यहाँ कभी नहीं आता। मिस्टर शर्मा को देख विवेक ने औपचारिक हंसी हंसी। विवेक सबसे आखिर से एक पहली लाइन में जाकर बैठ गया। विवेक ने मोबाइल स्क्रीन पर आवश्यकता से ज़्यादा आंखें गड़ाई हुई थी ताकि इस बोझिल समय को अच्छे से काट सके। विवेक फ़ोन में गेम खेलने में व्यस्त था। एकाएक अपने पीछे से उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें फ़ोन में गड़ाए रखी पर कानों की सुनने की शक्ति तेज कर दी। 2 युवतियों की आवाज़ उसको सुनाई दी जो बातों से बहने प्रतीत हो रही थी। दीदी, आप भी जाओ ना स्टेज पर अपना परिचय देने। चुप होकर बैठ जा, तुझे पता है ना मैं यहाँ मम्मी पापा की वजह से आई हूँ। 1 घंटा काटना है, चुपचाप काट लें। उनकी बातें सुन विवेक मन ही मन मुस्कुरा उठा। इतने में विवेक का फ़ोन बजने लगा। ना चाहते हुए भी उसको माँ से झूठ बोलना पड़ा। हाँ माँ, मैंने परिचय दे दिया है अपना। कोई लड़की खास पसंद नहीं आई मुझको, घर आकर बात करता हूँ। माँ की बात अधूरी छोड़ विवेक ने फ़ोन रख दिया। पीछे बैठी छोटी युवती विवेक की बात सुनकर हंस पड़ी। लगता है दीदी यह जनाब भी आपकी तरह ज़बरदस्ती भेजे गए हैं। चुप कर छुटकी, कुछ भी बोलती है। बड़ी बहन ने छोटी बहन को डपट दिया। अरे इन्हें मत गुस्सा कीजिए, मैं यहाँ ज़बरदस्ती ही आया हूँ और शायद आप भी। विवेक एकाएक बोल पड़ा। विवेक ने पीछे मुड़कर एक नज़र बड़ी युवती पर डाली। एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व, बालों का कसा हुआ जूड़ा। मजाल है एक बाल भी बिना अनुमति के इधर से उधर होने की हिम्मत कर पाए। बिना लाली लिपस्टिक और बढ़ती झुर्रियों का चेहरा बड़ी युवती का हाल बयां कर रहा था। हाँ, पर नया सलवार सूट देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर वालों ने ज़बरदस्ती अच्छे कपड़े पहनवा कर भेजा हो। वैसे विवेक की हालत भी ऐसी ही थी। माँ ने ज़बरदस्ती ही तो सफ़ेद लिनन की नई शर्ट पहना कर भेजा था, पर दाढ़ी और बालों में से झांकते सफ़ेद बाल उसकी उम्र बयां कर रहे थे। सुनीता दीदी, आपको आपकी कैटेगरी का कोई मिल गया, अभी बताती हूँ माँ को। चुप कर, मार खाएगी। माफ़ कीजिएगा, इसकी आदत है फालतू बात करने की। विवेक फिर हंस पड़ा। परिचय समारोह खत्म हो चुका था। घर वालों को कोई भी अच्छा जीवन साथी ना मिलने का बहाना मन में सोच सुनीता और विवेक अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। एक दिन विवेक के पापा उसके पास आए और बोलने लगे, बेटा मेरा दोस्त है ना गिरधारी, आज उसकी बेटी की सगाई है, हमको सह परिवार बुलाया है, शाम को 4 बजे तैयार रहना। बेमन से ही सही विवेक सगाई में जाने के लिए तैयार हो गया, पर ना जाने
आज विवेक को अपने माता पिता का व्यवहार अजीब लग रहा था, मानो वह किसी कशमकश में हो। आखिरकार विवेक से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, माँ पापा, आज आप लोग नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रहे? कुछ हुआ है क्या? दरअसल बेटा, हमने तुझसे झूठ बोला था, हम किसी सगाई में नहीं जा रहे। हम तेरे लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं। नाराज़ मत होना, तुझे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मना कर देते। माँ ने एक लंबी सांस में अपनी बात कह दी। उनको इस परिस्थिति का पूर्व अनुमान था। विवेक ने गाड़ी रोक दी। इस नासमझी की उसको अपने माता पिता से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माँ ने अपने आंसुओं से ऐसा अमोघ बाण चलाया जो सीधा विवेक के दिल पर जाकर लगा। माता पिता अपनी बात मनवाने में सफल रहे। 3 मंजिला बने डिलाइट की पार्किंग में विवेक ने अपनी गाड़ी लगा दी। होटल के एक मीटिंग हॉल में विवेक की फैमिली की एंट्री हो गई। परिचय सम्मेलन की तरह विवेक ने यहाँ भी फ़ोन पर आवश्यकता से अधिक नज़रें गड़ाई हुई थी। कदमों की चहलकदमी सुन विवेक ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो वह सन्न रह गया। सामने सुनीता थी। विवेक और सुनीता एक दूसरे को आश्चर्यचकित नज़रों से देखने लगे। दोनों परिवारजनों के बीच औपचारिक कुछ अनौपचारिक बातें हुई। विवेक और सुनीता को बात करने के लिए होटल के लॉन में भेज दिया गया। दोनों बड़े देर से लॉन में घूम रहे थे। कब से उनके बीच बस चुप्पी पसरी हुई थी। दोनों के बीच इस मौन ने स्थिति को और जटिल बना दिया। चुप्पी टूटते ही विवेक ने बात शुरू की। आपको पता था सुनीता जी, हमारे रिश्ते की बात चल रही है। मुझे तो मम्मी पापा ने रास्ते में ही बताया। मेरा भी कुछ यही हाल समझ लीजिए। लगता है ये शर्मा अंकल के दिमाग की उपज है। उन्होंने ही परिचय सम्मेलन में हमको बात करते देखा था। विवेक अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाकर इस रिश्ते की असली वजह तलाशने में लग गया। मम्मी पापा ने भी जिद पकड़ रखी है मेरा घर दोबारा बसाने की। टूटकर कांच भी कभी सिमटा है भला। ना जाने क्यों इतना परेशान रहते हैं मेरे लिए। शायद उनकी घटती और मेरी बढ़ती उम्र उनकी परेशानी का सबब है। हमारे समाज में भी तो ऐसा है, जहां अकेली औरत को बेचारी का दर्जा दे दिया जाता है। विवेक शांत चित्त जमीन पर आंखें गड़ाए सुनीता की बातें सुनता रहा। सुनीता को सांत्वना देते हुए बोला, मैं आपकी मनोस्थिति अच्छे से समझ सकता हूँ। पिछले 5 साल से मैं जो गुस्सा, दुख और अपमान झेल रहा हूँ, उसने मुझको अंदर तक थका दिया है। मेरी पूर्व पत्नी जाते जाते मेरी मर्दानगी पर प्रश्न चिन्ह लगा गई। शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपने मायके चली गई, ये कहकर कि उसका पति नपुंसक है, जबकि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बना भी नहीं था। इस नपुंसक के दाग ने मेरे अस्तित्व को बिल्कुल बिखेर कर रख दिया है। म्यूचुअल कंसल्ट के तहत हमारा तलाक हुआ। मैं तलाक नहीं देता तो वह मेरे नपुंसक होने की अफवाह पूरे शहर में फैला देती। मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर किस किस का मुंह बंद करता। विवेक की आंखों में एक बड़ा असहाय भाव उतर आया। कितना दुख होता है ना विवेक जी, जब आपका कोई अपना आपको जिंदगी भर का दुख दे जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने तो लव मैरिज की थी। 5 साल से जानती थी उसको, पर शायद पहचान नहीं पाई। उसके घर वालों को, खासकर उसकी माँ को मैं पसंद नहीं थी। एक दिन देवर के साथ मेरे नाजायज संबंध बताकर मुझे चरित्रहीनता का दमगा देकर उसके घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया, जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप की नाराज़गी झेली। इतना
अपमान सहा। वह मेरा महान पति मेरा साथ ना देकर अपने घर वालों के रंग में रंग गया। मैंने फिर उसको पलट कर नहीं देखा। उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी शादी की खबर सुनते ही मम्मी पापा मेरी दूसरी शादी की कोशिश में लगे हुए हैं। तब से ही यह देखने दिखाने दूसरी शादी का ड्रामा मेरी ज़िंदगी में शुरू हो चुका है। अमूमन जिस स्थिति में दो लड़का लड़की मिलकर अपने भावी जीवन साथी की परख करके अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कल्पना कर रहे होते हैं, उसी स्थिति में आज यह दोनों अपने अतीत के दुखद घटना को याद करते हुए आंखें सजल कर रहे थे। विवेक और सुनीता ने आपसी सलाह मशवरे से इस रिश्ते को ना करने का मन बना ही लिया था। इतने में छुटकी वहाँ मैरिज काउंसलर की भूमिका अदा करते हुए आई। दीदी और विवेक जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे पता है आप दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, पर क्या अतीत को भुलाकर आप दोनों एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? जिंदगी हर बार दगा दे यह ज़रूरी तो नहीं। वैसे भी इस रिश्ते के पक्के होने और शादी होने में 6 महीने का अंतराल रहेगा, क्योंकि कल ही पंडित जी ने मम्मी को बताया कि 6 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। इतना समय तो आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए देना ही होगा, चाहे अपने माता पिता की खुशी के लिए ही सही। छुटकी के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर सुनीता एकटक उसको देखे जा रही थी। उसको बहुत गर्व हो रहा था अपनी छुटकी पर। छुटकी की बातें दोनों के दिलों पर असर कर गई। वैसे भी विवेक और सुनीता बार बार इस देखने दिखाने की तामझाम से परेशान हो चुके थे। दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। विवेक की मां ने सुनीता को सोने की चैन और सुनीता के पिता ने विवेक को शगुन नारियल देकर रिश्ते पर सामाजिक मोहर लगा दी। शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का निकला। विवेक और सुनीता सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी और समाज की नज़र में शादी कर रहे थे। दोनों के बीच बातचीत बढ़ाने का काम घर वालों को ही करना था। यह बात दोनों के घर वाले भली भांति जानते थे। इसी योजना के तहत विवेक को मां ने सुनीता को चूड़ी और अंगूठी का साइज लेने सुनीता के घर भेज दिया। बहाना शादी के जेवरात बनवाने का किया। विवेक के आने की खबर सुनते ही सुनीता के घर में सफाई और लजीज पकवान बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया। थोड़ी आओ भगत के बाद घर दिखाने की जिम्मेदारी मां ने सुनीता को दे दी। सुनीता और विवेक सुनीता के कमरे में पहुंच गए थे। एक व्यवस्थित कमरे में मनोहारी पेंटिंग चारों तरफ लगी हुई थी। लगता है आपको पेंटिंग करने का शौक है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, विवेक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। इन्हीं के सहारे तो अपना बाकी जीवन काट रही हो। सुनीता कैनवास पर टंगी अपनी अधूरी पेंटिंग पर रंग भरने लगी। सुनीता का स्वर भर्रा गया। दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो, इसीलिए छुटकी विवेक को फ़ोन मिलती और काम का बहाना बना फ़ोन सुनीता को देकर चली जाती। परिवारजन दोनों को पास लाने की यथासंभव कोशिश करते रहते। काफ़ी हद तक इसमें उन लोगों को सफलता भी मिली। मानसूनी बरसात ने मौसम खुशगवार बना दिया था। विवेक कुछ देर ऑफिस चेयर पर आंख बंद कर बैठा रहा। अचानक से सुनीता का चेहरा उसके मांसपटल पर घूमने लगा। उसने पहली बार कोशिश करके सुनीता को फ़ोन किया। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद विवेक को समझ नहीं आया क्या बात करूं। आपकी पेंटिंग पूरी हो गई? नहीं, अधूरी है। कुछ नयापन देना है उसमें, समझ नहीं आ रहा कुछ। एक राय दूं, कल शहर में एक पेंटिंग एग्जीबिशन है, वहाँ से आपको नया आइडिया मिल सकता है। मैं आज तक कभी नहीं गई। सुनीता ने संकोच वश उत्तर दिया। ओह,
कोई बात नहीं, कल संडे है, मैं फ्री हूँ। आपको ठीक लगे तो मैं चलता हूँ आपके साथ। जी ज़रूर, सुनीता ने स्वीकृति दे दी। सुनीता और विवेक की मुलाकातों में अब इजाफा होने लगा। दोनों कहते नहीं, पर शायद प्यार का बीजारोपण दोनों के दिलों में हो चुका था। अब मिलने या बात करने के लिए घर वालों के पहल की ज़रूरत नहीं होती। विवेक ने अब बालों को कलर और चेहरे को क्लीन शेव करना शुरू कर दिया था। वहीं सुनीता पहली फुर्सत में पार्लर पहुंच जाती। जब से पता चला कि विवेक का पसंदीदा कलर ब्लू है, वो अब ब्लू सूट ही पहनने लगी। छुटकी भी सुनीता को छेड़ती रहती। सुनीता अब गुस्सा नहीं होती, बस मुस्कुरा देती। अपने बच्चों के इस बदले रवैये से दोनों के माता पिता बहुत खुश थे। समय तो मानो पंख लगाकर उड़ गया। शादी को अब बस 15 दिन शेष थे। एक अनहोनी घटना ने दोनों परिवारों की खुशियों को ग्रहण लगा दिया। सुनीता के पिता सहमे कदमों से उसके पास आए और सोती हुई सुनीता के सर पर हाथ फेरने लगे। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बेटी के नसीब में। चेहरे पर आंसुओं की अनुभूति हुई तो सुनीता चौंक कर उठ गई। क्या हुआ पापा, आप क्यों रो रहे हैं? बेटा, विवेक का रोड एक्सीडेंट हो गया है, वह हॉस्पिटल में एडमिट है। अपने व्यवहार के मुताबिक सुनीता एकदम शांत हो गई, पर सजल आंखें बह बहकर उसके मन की व्यथा बता रही थी। वो बिना क्षण गंवाए परिवार के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। घर से हॉस्पिटल तक की दूरी ने विवेक को सुनीता के नज़दीक ला दिया। विवेक की सादगी, उसका सभ्य स्वभाव सुनीता को रह रहकर याद आने लगा। भले ही सुनीता का शरीर गाड़ी में बैठा हो, पर मन पंख लगाकर विवेक के पास पहुंच गया था। घर से हॉस्पिटल तक का रास्ता उसने कई मनोस्थिति से गुजरकर पास किया। विवेक ऑपरेशन थिएटर में था। सुनीता और घरवाले बाहर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों हाथ जोड़े होठों पर अपने इष्ट देवता का नाम दिमाग में हर पल घूमता। विवेक की यादों का चलचित्र दिल में ढेर सारी चिंता और व्यथा लिए सुनीता एक टक निगाहों से उस गेट के बाहर आंखें गड़ाई बैठी थी, जहां से वो विवेक के सकुशल वापस की उम्मीद कर रही थी। ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद विवेक ने सबसे पहले सुनीता से मिलने की इच्छा जाहिर की। दो जोड़ी आंखों से बहती अश्रुधारा विवेक के अपाहिज होने का गम बयां कर रही थी। विवेक कुछ कहता इससे पहले ही सुनीता ने अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा, जल्दी घर आ जाओ विवेक जी, अगले हफ्ते हमारी शादी है। एक अपाहिज के साथ अपना जीवन मत बर्बाद करो सुनीता। पिछले 5 साल से एक जिंदा लाश की तरह थी। मैं दुनिया में तो बस देह मात्र था मेरा, पर आत्मा वो तो कब की मर चुकी थी। आपने मुझे दोबारा जीना सिखाया है विवेक जी। मुझे फिर से विश्वास करना, प्यार करना सिखाया है। सुनीता, तुम ये सब जज्बातों में बहकर कह रही हो। जिंदगी बहुत लंबी होती है, पूरा जीवन एक बेसहारा का सहारा बन गुजारना पड़ेगा तुमको। प्रैक्टिकल होकर सोचो सुनीता, अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता, आप छोड़ देते मुझे। सुनीता ने प्रश्नवाचक दृष्टि विवेक पर डाली। तुम्हारी बात अलग है सुनीता, प्यार करते हो आप मुझसे। विवेक ने मुंह फेर लिया। सुनीता ने इसने भरा हाथ विवेक के सर पर फेरा। विवेक छोटे बच्चे की तरह फपक फपक कर रोने लगा। बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमको सुनीता, अपने आप से भी ज़्यादा। सुनीता के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसने भी दिल खोलकर रख दिया विवेक के आगे। आई लव यू टू विवेक जी। फिर वो लजा गई। विवेक ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ से दबाकर मानो उसका अभिवादन किया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमारे प्यार का
इजहार हॉस्पिटल में होगा। हमारी लाइफ में इतनी ट्रेजेडी क्यों आती है? सुनीता माहौल को हल्का बनाने में लगी थी ताकि विवेक थोड़ा संभल जाए। विवेक थोड़ा मुस्कुराया और अगले ही पल थोड़ा गंभीर होकर बोला, एक बार फिर सोच लो सुनीता। सुनीता कुछ बोलती इससे पहले ही सुनीता के पिता और बाकी घरवाले विवेक से मिलने आ गए। सुनीता को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये शादी ज़रूर होगी। तुमसे अच्छा जीवन साथी मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। डॉक्टर से बात हुई है, अभी तुम्हें कृत्रिम पैर लग सकता है। एक ऑपरेशन के बाद तुम फिर चल फिर सकते हो बेटा। सुनीता के पिता ने आशीष भरा हाथ दोनों के सर पर रख दिया। दोनों की अटूट गांठ अब कोई ऑपरेशन नहीं तोड़ सकता था। सुनीता और विवेक को आखिर उनके जीवन की दूसरी पारी का साझीदार मिल ही गया था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, सच्चा प्यार वही होता है जो सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हुआ हो, ना कि उसको लड़ाई झगड़े करके या किसी भी तरीके से रिश्ते को तोड़कर चला जाए। इसीलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने रिश्ते को हमेशा बचा कर रखें। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।